लोग याद है जब हम लोग छोटे से थे, गांव में पेड़ पर चढ़ते थे तने पर, तो गिरते थे, थोड़े आधे चढ़ के नीचे गिर गए तो दादा कहते थे नहीं नहीं अब की बार प्रयास करो चढ़ जाओगे। मतलब वो ये नहीं देखते थे कि हमारा कहाँ छिला गया, कहाँ चोट लगी, इससे उनको बहुत परेशानी नहीं थी। उनको ये था कि तुमने एफर्ट किया, अच्छा किया, ऐसे और करो, जिसको स्वामी जी अखंड पुरुषार्थ कहते हैं, सातत्यता कहते हैं। हम बच्चे को ये प्रवृत्ति डालने की जरूरत है, एक्टिविटी मेथड में इसको अप्रिशिएट किया जाता है। कुछ स्पेशल मेथड्स हैं, प्रोग्राम्ड लर्निंग, टीम लर्निंग, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में डिजिटल लर्निंग, पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। पर्सनलाइज सिस्टम में है कि जब हम एक एक बच्चे को उसके अनुसार अलग से उसकी जो रेमेडियल कोर्सेज करते हैं, उसको हम इंस्ट्रक्शन देके उसको हम एक लेवल पर लाने के लिए ग्रोथ को इनकरेज करते हैं, तो उसको पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, डिजिटल लर्निंग, कोरोना ने तो पूरे दुनिया को ही सिखा दिया डिजिटल लर्निंग को। टीम लर्निंग, टीम लर्निंग का ही हिस्सा है पीयर लर्निंग भी, कि कैसे स्टूडेंट के बीच से ही हम टीम बनाएं और उन्हें सेल्फ लर्निंग एज ए कलेक्टिव विजडम के रूप में प्रमोट करें, उसको टीम लर्निंग कहते हैं। प्रोग्राम्ड लर्निंग है जो फोकस्ड किसी विषय विशेष पर उसको संपूर्णता में बताने के लिए ही डिजाइन किया गया हो कोर्स। जैसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी के कोर्सेज होते हैं, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, वो प्रोग्राम्ड लर्निंग के अंदर आते हैं, क्योंकि प्रोग्राम फिक्स्ड है कि इसमें ये पर्टिकुलर स्किल ही देनी है हमको, और उस स्किल देने के लिए उसके अंदर एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देके, थ्योरेटिकल प्रशिक्षण करके उसको हम आगे बढ़ाते हैं। एक और चाइनीज प्रोवर्ब भी है जब कहता है कि पिक्चर इज 1000 टाइम्स वर्थ देन वर्ड्स। अगर आप कोई पिक्टोरियल मेथोडोलॉजी से कोई लर्निंग देते हैं तो हजारों शब्दों से ज्यादा बच्चे पर प्रभावी होता है। और ये हमने देखा है, हम सभी लोग बचपन में पैटर्न रिकॉग्निशन, आपकी जो भी भाषा रही है, गांव वाली भाषा, ज्यादातर लोग तो गांव में पैदा हुए होंगे, गांव वाली भाषा किसी किताब में पढ़ा है क्या? जैसे मैं भोजपुरी इलाके का हूं, बनारस के, मैंने तो कभी भोजपुरी नहीं पढ़ी, न उसका व्याकरण पढ़ा, न उसकी पुस्तक पढ़ी, लेकिन भोजपुरी बोलता हूं आराम से। क्यों? क्योंकि बचपन में हमने 5-6 साल की उम्र तक लोगों को आसपास परिवेश में भोजपुरी बोलते हुए सुना। उसका शब्द संग्रह भी हमारे पास, भंडार भी है, पढ़ा तो नहीं हमने। तो ये जो लर्निंग है, ये हम लोग जो मान के चलते हैं कि जब हम किसी को टीच करेंगे तभी होगा, नहीं, वो पैटर्न रिकॉग्नाइज भी करता है, ऑब्जर्व भी करता है, और ऑब्जर्वेशन से लर्निंग जितनी होती है उतनी बाकी और विधाओं से नहीं होती। आगे उसके संक्षेप में मैं, चूंकि ये दे भी दूंगा जो पावर पॉइंट बनाया हूं, इसमें अगर आप आगे देखेंगे, लेक्चर मेथड है ओरल में, इसमें क्या क्या आचार्य को ध्यान रखना चाहिए अपना लेक्चर तैयार करते समय। नीचे देखेंगे टाइम बजटिंग, आइडेंटिफाइंग हार्ड स्पॉट्स इन लर्निंग, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिक्स, रेफरेंसेस बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। ये 3 चीजें महत्वपूर्ण है जब आप लेक्चर तैयार कर रहे हो। जब प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं तो उसमें भी देना चाहिए, शुड नॉट बी वन वे ट्रैफिक, एम्प्लीफाइड डायलॉग होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी ऑफ वर्ड्स होनी चाहिए, नाइस प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशंस, आर्टिकुलेशन, फ्लुएंसी, emphasis on anchor points, alertness of student asking questions, watch pupil eyes and forehead wrinkles, जो मैं कह रहा था, उसकी आईज को और फोरहेड को वॉच करो कि कितना समझ रहा है आपको। डिस्कशन मेथड, इसमें परमिट स्टूडेंट्स टू फ्रीली एक्सप्रेस देयर व्यूज, स्टिमुलेट्स ग्रुप थिंकिंग, enables student to agree to differ from other co-students, promotes public speaking। पब्लिक स्पीकिंग हम लोग कभी कभी डिस्करेज करते हैं। जैसे बच्चा अगर कोई ज्यादा बोलने लगे अपने प्रश्न पूछने में, तो हम लोग उसको डिस्करेज करने लगते हैं। या पब्लिक स्पीकिंग का मौका विश्वविद्यालयों में भी कम मिलता है अगर हमने कन्वेंशनल मेथड अपनाया है तो।
अगर हम लेक्चर मेथड अपनाते हैं या ग्रुप डिस्कशन मेथड अपनाते हैं तो पब्लिक स्पीकिंग की टाइम बच्चे को कम मिलता है। एक सर्वे बता रहा हूं मैं अमेरिका का, जिसने साइंटिस्ट ने सर्वे किया, मेडिकल साइंटिस्ट ने, कि अमेरिका में जितने लोग ज्यादा बड़े रोगों से बीमार थे उसमें से 75% ऐसे लोग थे जिनको पब्लिक स्पीकिंग की एक्सपर्टीज नहीं थी। इसका रिलेशन जोड़ा उन्होंने कि जो लोग पब्लिक के बीच में स्पीकिंग स्किल नहीं है वो इमोशनल डिसऑर्डर में ज्यादा होते हैं और इमोशनल डिसऑर्डर से डिजीजेस होती हैं। तो इसलिए बच्चे को अगर आपको सामर्थ्यवान बनाना है तो पब्लिक स्पीकिंग हर बच्चे की स्ट्रेंथन करनी चाहिए, इंपावर करनी चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। कभी कभी हम लोग जैसे डिबेट वगैरह कराते हैं या अन्य सेमिनार सिंपोजियम कराते हैं तो कुछ चुनिंदा बच्चे जो अच्छा बोलते हैं उन्हीं के बीच में टीम बना करके पूरा बात खत्म कर लेते हैं। होना चाहिए कि जिसको आप समझते हो कि सबसे लो स्किल है जिसकी पब्लिक स्पीकिंग की, उसको इनकरेज करो कि आप आज बोलोगे। आप क्या फॉलो होता है परमार जी कि ये फॉलो करना चाहिए कि जैसे अगर आपने क्लासिफाई किया है 40 बच्चे हैं, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कभी नहीं बोलते, आप उनको आइडेंटिफाई करो और किसी दिन कक्षा में जाओ, विषय पर 20 मिनट चर्चा करो और इसके बाद कहो कि आज ये बच्चे हमने जो बोला उस पर मंतव्य व्यक्त करेंगे। ग्रेजुअली देखिएगा बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो हमेशा साइलेंट होते होंगे, दे वुड परफॉर्म वंडरफुल, क्योंकि उनके अंदर वो हेजिटेशन एक बार खत्म करो, एक बार ऊपर से नारियल का वो तोड़ो, ऊपर वाला क्या कहते हैं उसको, छिलका, फिर नीचे देखो, फिर प्रवाह ही प्रवाह है उसमें रस का। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, वो लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। अब डिस्कशन में टीचर का क्या रोल होना चाहिए? अगर डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग तो अक्सर क्या होता है कि डिस्कशन में टीचर अननेसेसरी इंटरवीन बहुत करता है। अगर थोड़ा सा भी हमारे विचार से भिन्न कोई बोलना शुरू किया, रेजोनेंस नहीं बैठा हमारी बात से, तो तुरंत उसको इंटरवीन करके उसको डिस्करेज कर देते हैं, हतोत्साहित कर देते हैं उसको, फिर तो हमने इनकरेज ही नहीं किया उसको। दूसरा, उस बच्चे को पूरा कंप्लीट अपने को एक्सप्रेस ही नहीं करने देते। हो सकता है कि जो हम सोच रहे हैं वो पूरा टोटलिटी में एक्सप्रेस करता, अभिव्यक्त करता तो पूरी बात कहता, लेकिन हमने बीच में इतना इंपेशेंट होकर इंटरवीन कर देते हैं कि उससे भी बच्चा डिस्करेज हो जाता है, फिर पर्पज ही डिफीट हो जाता है। इसलिए डिस्कशन मोड में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि अननेसेसरी इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, टाइमली इंटरवेंशन होना चाहिए, रैशनल इंटरवेंशन होना चाहिए और प्रॉपर इंकरेजमेंट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ होना चाहिए। अब आइए डेमोंस्ट्रेशन मेथड पर। आजकल 3 तरह के लैब की बात होती है शिक्षण पद्धति में। जब हम लेबोरेटरी मेथड में आएंगे और डेमोंस्ट्रेशन में बहुत ही गहरा रिश्ता है। डेमोंस्ट्रेशन का मतलब है कि जब हम कोई चीज पढ़ा रहे हो तो उसको कैसे हम प्रदर्शन करके भी दिखा सके। तो योग विज्ञान में तो बहुत आसान है और इसके लिए सबसे प्रमुख आचार्य हमारे पूज्य स्वामी जी हैं कि वही लोग योग सिखाते हैं लेकिन प्रदर्शन नहीं कर पाते। मैं डेमोंस्ट्रेशन मेथड की इफिकेसी बता रहा हूं, प्रभाव उत्पादकता। वही आसन बहुत सारे लोग इस देश में काम करते हैं कि भाई योग को प्रमोट करने का, लेकिन पूज्य स्वामी जी जब करते हैं तो उनके करोड़ों फॉलोअर क्यों हो जाते हैं? इसलिए कि डेमोंस्ट्रेशन मेथड के तहत ये सबसे योग्यतम आचार्य हैं। वो कठिन से कठिन आसन भी, नवली क्रिया भी करके जब दिखाते हैं सिग्नेचर योग उनका, तो सामने एक से एक योग करने वाले लोग भी अपने को असमर्थ महसूस करते हैं। तो ये डेमोंस्ट्रेशन का एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं। अगर आप आचार्य हैं, अगर आप उसे डेमोंस्ट्रेट भी कर सकते हो
तो उसका इंपैक्ट मल्टीपल मैनीफोल्ड टाइम में इंपैक्ट पड़ेगा। हम जैसे नहीं कर पाते उस आसन को उतना, हम अगर चाहे कितना भी विज्ञान से, फिजिक्स से, योग के बारे में समझाएं लोगों को, उसका इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। जितना इंपैक्ट पड़ेगा जब आदमी उसको डिमॉन्स्ट्रेट करता है। जो योग विज्ञान यहां पढ़ाते होंगे पतंजलि विश्वविद्यालय में, अगर वो योग प्राणायाम ठीक से नहीं करना जानते तो बच्चे उनको योग्य शिक्षक नहीं मान सकते। ये बिल्कुल स्पष्ट जान लीजिए, चाहे कितने ही अच्छे वक्ता हो, लेकिन जो योग करके सिखा देगा उसको मानेंगे। उसी तरह से साइंस में भी अगर आप बच्चों को डिमॉन्स्ट्रेट करके पढ़ाइए कोई चीज, इसीलिए कहते हैं इसको, एक छोटी दूसरी भाषा में इसको कहते हैं झोला लैब, कि शिक्षक को जब अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने जाए तो एक बैग होना चाहिए और उस बैग में वो सब इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए जो पढ़ाने के लिए काम दे। जैसे मान लो छोटी क्लास में आप वृत्त पढ़ा रहे हो तो आपके पास एक छोटी सी कैंची होनी चाहिए, कागज होना चाहिए और एक वृत्त के आकार का कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिसको कागज पर रख करके उसको काट के बच्चों को दिखा सको, वृत्त है। अब आप दुनिया का शास्त्रार्थ कर रहे हो, डिमॉन्स्ट्रेट करके एक वृत्त नहीं दिखा पा रहे हो कैसे बनेगा, तो उसकी लर्निंग नहीं हो पाएगी। इसलिए डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड आजकल एक्टिविटी मेथड में इंपॉर्टेंट मेथड माना जाता है। उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। हालांकि ये जरूर है कि फाइनेंशियली थोड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि उसको एक सारे इंस्ट्रूमेंट, सारी चीजें जुटाना और प्लस क्लासरूम में थोड़ी सी दूरी पर स्टूडेंट्स को बैठाना पड़ेगा। आपके यहाँ तो सौभाग्य है कि मैं देख रहा था क्लासरूम आपके यहाँ बिल्कुल वर्ल्ड क्लास क्लासरूम है। आपके यहाँ तो डिमॉन्स्ट्रेशन बहुत आसानी से हो सकता है, बड़े बड़े कक्ष हैं। दूसरा है ऑब्जर्वेशन मेथड। आपको शब्द से बड़ा भारी भरकम लग रहा होगा, डिक्शनरी में अवलोकन कहते हैं, लेकिन मैं इसको मानता हूं कि जो और शुद्ध इसका होगा प्रेक्षण होगा। आप मुझे बताओ ऋषियों ने कौन सा मेथड अपनाया होगा? ऑब्जर्वेशन ना? कैसे बताओ, किसने बोला? बताओ। नहीं, वो तो बेटा हो गई बात, वो तो पूज्य स्वामी जी उसके सिग्नेचर पुरुष हो गए। हाँ, पशुओं और पक्षियों से ऑब्जर्व किया। ताली बजाइए इनके लिए, इन्होंने कम से कम ऑब्जर्वेशन किया। देखिए, मैं ये मानता हूं ओरल से भी पहले, ओरल मेथड से भी पहले कन्वेंशनल मेथड हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड ही था। हम इसको भूल गए, इसीलिए हमारी जो शिक्षा की शिक्षण पद्धति का जो पैनापन गायब हो गया। आप सोचिए, जब कोई भी माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप नहीं रहा होगा, किस तरह से ऋषियों ने खुले आकाश में विस्मयपूर्ण ढंग से तारों, नक्षत्रों, सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों की गति को का प्रेक्षण करते हुए, ऑब्जर्व करते हुए अध्ययन किया होगा, और कैसे उनके गति के अंतराल और अंतर को बहुत ही सूक्ष्मता से अध्ययन किया होगा। जैसे उन्होंने देखा होगा कि रामायण में लिखा हुआ है कि जब रावण की मृत्यु हुई राम के बाण से, तो उस समय अरुंधति वशिष्ठ से आगे थी। एक चर्चा होती है रामायण, वाल्मीकि रामायण, कि जब उसमें नक्षत्रों की चर्चा होती है तो अरुंधति वशिष्ठ से आगे थे। इसी आधार पर एस्ट्रोनॉमी के अमेरिकन वैज्ञानिकों ने निकाला कि रामायण का कालखंड 12,000 से लेकर के 18,000 ईसा पूर्व का कोई कालखंड है। क्यों? क्योंकि जब एस्ट्रोनॉमी में निकाला गया नक्षत्रों के बारे में, तो आया कि 1,00,000 वर्ष में सिर्फ एक बार ऐसा आता है जब अरुंधति वशिष्ठ से आगे होती है, और वो कालखंड आज से 14,000 वर्ष पूर्व आया था। उस आधार पर निकाला उन्होंने। अब हमारे ऋषियों ने कैसे लिखा उसको, कैसे जाना कि कौन कौन से नक्षत्र हैं, कब आगे जा रहे हैं, कब पीछे जा रहे हैं, कब वो 27 नक्षत्रों की बात करें, चंद्रमा की पत्नियों के रूप में जिसको कहते हैं,
कैसे उसके विभिन्न आकारों के आधार पर उसका नामकरण किया, ये ऑब्जर्व भी तो किया कि चंद्रमा जिस खंड में, जिस ब्रैकेट में उस समय है, उस ब्रैकेट में जो नक्षत्रों के आकार किस तरह थे, प्रेक्षण से ही तो आए। प्रेक्षण ही हुआ। जो भी बिटिया बोल रही थी कि पशुओं और पक्षियों के स्वस्थ होने के कारण के बारे में उन्होंने अध्ययन किया, प्रेक्षण ही रहा होगा जो अनगिनत अगणित वनस्पतियों के होते हुए कुछ कतिपय वनस्पतियों को और औषधियों को ही खाने की चर्चा क्यों ऋषियों ने की। हम आप अपने बारे में जरा सोचें एक बार कि कुछ नहीं होता, आज की प्रगति शून्य मान लीजिए, और हम आदि मानव होते और अगणित वनस्पतियों के बीच में मुझे भूख लगती तो किसको खाएं। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि पशु और पक्षी किसको खा रहे हैं, किन किन चीजों को, और उनके किसके खाने से वो स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। ऑब्जर्व किया होगा, कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। फिर उसके आधार पर उन्होंने धीरे धीरे प्रेक्षणों के एक अनवरत प्रयास के बाद फिर अपना एक लर्निंग मेथोडोलॉजी अपनाई। आज हम क्या करते हैं, हम कहां सर्च कर रहे हैं, गूगल पर, गूगल बाबा। हमने अंतरिक्ष पर देखना ही छोड़ दिया, हमने खुले आकाश को देखना छोड़ दिया, झरनों के प्रवाह को देखना भूल गए, वर्षा की टपकती बूंदों की गति और रिदम और संगीत को देखना भूल गए, हमने पक्षियों की चहचहाट को, उसके संगीत, झंकृत संगीत को सुनना बंद कर दिया। हम पूर्णतः मशीन हो गए, और ऑब्जर्वेशन भी करते हैं तो मशीन से ही करते हैं। जब मशीन से करते हैं तो आंखें तो कर लेती हैं, बुद्धि कर लेता है, लेकिन भावात्मक लगाव नहीं पैदा होता। और जब तक भावात्मक लगाव नहीं पैदा होता तब तक अवधारणात्मक समझ नहीं विकसित हो सकती, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। इसलिए ऑब्जर्वेशन मेथड को आज के तारीख में भी जितने एजुकेशन साइंटिस्ट हैं बहुत प्रशंसा करते हैं कि ऑब्जर्वेशन मेथड इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स फॉर लर्निंग। इसके बाद है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड का उपयोग करते हैं आप लोग, हायर एजुकेशन में तो होता ही है। प्रोजेक्ट मेथड अनिवार्य बना लीजिए, और ये हर सेमेस्टर में कम से कम 2-3 प्रोजेक्ट जरूर देने चाहिए बच्चों को, क्योंकि जब तक वो प्रोजेक्ट में जब आता है ना, तभी वो अपने को एक्सप्लोर करता है, आर्टिकुलेट करता है, सर्वे करता है, डेटा कलेक्ट करता है, डेटा एनालिसिस करता है। फिर अपने उसके मन में कई विकल्प आते हैं, विकल्पों में फिर एक समाधान की ओर आता है, फिर उसको थ्योरम बनाता है। आगे पूरा साइंस है क्या? उसमें भी अगर दीदी, अगर उन प्रोजेक्ट्स में भी अगर हम ऐसे विषय लें, ऐसे ऑब्जेक्टिव लें जिसमें बच्चे को कुछ करना पड़े, कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। जैसे मैं आपको अपना एक उदाहरण बता रहा हूं विदेश का, इंटरनेशनल स्टडीज ऑफ सोशल स्टडीज, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल स्टडीज है हेग में, नीदरलैंड। वहां पर मुझे कोर्स करने का अवसर मिला, पढ़ने का, भारत सरकार के सौजन्य से। और इसी तरह से ड्यूक यूनिवर्सिटी में, नॉर्थ कैरोलिना, अमेरिका में भी कुछ महीने पढ़ने का सौभाग्य मिला, प्रोग्राम्ड लर्निंग पर जिसको कहते हैं। तो उन्होंने हमको क्या प्रोजेक्ट दिया, हमको डिग्री नहीं दिया वहां पढ़ाने के बाद तुरंत। उन्होंने प्रोजेक्ट दिया कि आप भारत में जाओ और ये प्रोजेक्ट हम ये दे रहे हैं कि गरीब होने के, पुअर होने के कौन कौन से कारण हैं कि कोई एक फैमिली, मान लीजिए आज की तारीख में वेल टू डू है, ठीक है, और वो एक पीढ़ी बाद या उसी पीढ़ी के अंदर कैसे गरीब हो जाती है, इसके कितने तरह के कारण हैं, उन कारणों का वेटेज क्या है, समानुपातिक। बोले इसका अध्ययन करके आप भेजिए, अपनी एनालिसिस भेजिए, समाधान भेजिए, फिर हम आपके प्रोजेक्ट के इवैल्यूएशन के आधार पर फिर आपको फाइनल डिग्री अवार्ड करें। और फिर उन्होंने कहा कि आप कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, आप किसी इलाके को चुनेंगे,
उस इलाके के गांव को हर हफ्ते जो जितना काम करेंगे उतना आप डालते जाएंगे हमारे वेबसाइट पर। ऐसा नहीं कि किसी आचार्य के पास बैठ करके कॉपी पेस्ट करके बना के भेज दिया। और जब आप जाएंगे गांव में, वार्ता करेंगे, सर्वे करेंगे, तो अपने फोटोग्राफ भी अपलोड करेंगे कि आप इस गांव में गए, इतने परिवारों से सर्वे किया आपने, इतने से बात किया, इतनी एनालिसिस किया, इतना आर्टिकुलेशन किया, और फिर डिग्री दिया उन्होंने। तो हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट मेथड है वो बहुत ही कभी कभी सरसरी तौर पर होता है, लेकिन जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो अच्छी हैं उन्होंने आज की तारीख में प्रोजेक्ट मेथड को, ऑब्जर्वेशन मेथड को बहुत ही बैकबोन माना हुआ है। इसलिए प्रोजेक्ट दीजिए। उस प्रोजेक्ट का कुछ विशेषताएं हैं, पर्पजफुल होना चाहिए, लाइफ सेंटर्ड होना चाहिए, एक्सपीरियंस बेस्ड होना चाहिए, स्टूडेंट को फ्रीडम होना चाहिए अपनी एनालिसिस करने की, और यूटिलिटेरियन होना चाहिए। आप ऐसा प्रोजेक्ट दो जिसको समाज को उपादेयता भी हो, उपयोगिता भी हो, उसके निष्कर्ष निकलने पर उसे ही नहीं बल्कि समाज को भी कुछ फायदा होने वाला हो। जैसे उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट इसी रूप में दिया था। और आपको आश्चर्य होगा, सबसे अधिक बीमारी जो गरीबी का कारण मिला था मुझे, जो मैंने प्रोजेक्ट देखा था, वो था स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के कारण ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बहुत ही एब्रप्ट फॉल हुआ उनके इकोनॉमिक स्टेटस। इसीलिए जब पूज्य स्वामी जी कहते हैं ना कि आयुर्वेद और योग और प्राणायाम इस भारत को आत्मनिर्भर बना सकता है, तो मैं अपने उस प्रोजेक्ट की जो निष्कर्ष थे उसके आधार पर बिल्कुल प्रामाणिक मानता हूं कि अगर हम स्वस्थ रहें, योग प्राणायाम से दवा न करनी पड़े, पीढ़ियां हमारी स्वस्थ हों, तो स्वाभाविक रूप से हर घर का 25 से 30% पैसा स्वास्थ्य पर खर्च होता है। तो वो पैसा बचेगा ना, बच्चों की शिक्षा पर खर्च होगा, उद्यम पर खर्च होगा, एंटरप्रेन्योरशिप पर खर्च होगा, तभी तो हम सेल्फ रिलायंट होंगे। और हमें अपने शरीर की इंद्रियों पर ही नियंत्रण नहीं है तो हम दुनिया पर क्या नियंत्रण करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट में है, इसकी शॉर्ट कमिंग जरूर है कि टाइम कंज्यूमिंग है, जो कमी है इसकी, और सारे सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट बन भी नहीं सकता। एक सज्जन सवाल अगर पूछ सकते हैं मुझसे, शायद दिमाग में हो कि फिलॉसफी में कैसे प्रोजेक्ट बनेगा। किसी के मन में आया? हर्षदेव जी, बहन जी ने बताया था कि फिलॉसफी में कैसे प्रोजेक्ट बन सकता है। नहीं, आप बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या संभावनाएं हैं दर्शन में भी प्रोजेक्ट बनाने का कि नहीं? हाँ, संभावनाएं तो हैं। एक आध बताइए। सभी दर्शनों में अलग अलग प्रकार से, जैसे कि ईश्वर विषय को प्रतिपादित किया गया है, तो उनके सामंजस्य को लेकर के किया जा सकता है, क्योंकि अंततः तत्व की बात तो सभी ने की है। ठीक, इनके लिए ताली तो बजाइए भाई। कुछ एक प्रोजेक्ट की बात किया है इन्होंने। और गहरे में जाइए, आपने प्रवेश तो कर गए गुफा में, थोड़ा और आगे बढ़िए और डिफाइन कर सकते हैं प्रत्येक दर्शन के विषय को। जैसे हम आपको अगर एक काम दे, प्रोजेक्ट मान लो, दीदी आपको हिंट भी कर रही है, अब तो बताइए। अच्छा, हाँ, उसमें वो रिसर्च के विषय में बातें चल रही थी, उसमें अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से रिसर्च करनी है, बड़ा सैंपल डेटा लेकर के अब तक किस किस विद्वान ने क्या क्या कहा है, ऐसा कुछ दीदी बताएंगे अब आपको। हाँ, सोच रहे थे भाई साहब कि जैसे महाराज जी ने एक प्रोजेक्ट बनाया केवल प्राणायाम का, इतनी क्रांति आ गई। अभी तो हमारे बहुत सारे अंग ऐसे हैं जिनको कोई प्रोजेक्ट या इतना बड़ा काम हुआ नहीं है, तो हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट तो बना ही सकते हैं। बिल्कुल ठीक। हमने करीब 36 मूल्य बोधों को चिन्हित किया है भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए। से आपके ये पंच कोशों की आपने चर्चा की, ये दर्शन का ही विषय है। दर्शन का विषय। इस पर तो खूब सारा किया जा सकता है। इसी तरह से बहुत सारी जो दार्शनिक मान्यताएं हैं जिनमें भ्रम है और उसके कारण लाखों करोड़ों लोग भ्रमित होकर के और विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो वो कैसे ठीक दिशा में आए, उनका अध्ययन करके और उनके लिए भी एक बहुत बड़ी कोई योजना बनाई जा सकती है।
अब बहुत सारे, कोई आनंद मार्गी बन गया, कोई किसी का शिष्य बन बिल्कुल गया, सही है। और वो भ्रमित हो गए, दर्शन की जो सही दिशा है उसका उनको बोध ही नहीं है। तो अनेक दृष्टियों से कार्य हो सकता है स्वामी जी महाराज। और दीदी ने जो बताया, करीब आप अगर देखें गीता के 16वें अध्याय के 3 श्लोक, दशकम धर्म लक्षणम मनुस्मृति का, बुद्धिज्म और जैनिज्म के जो 5 सिद्धांत हैं, पतंजलि योग दर्शन का जो यम नियम है, इन सबको अगर आप एक जगह जोड़िए और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को जोड़िए जो संविधान में प्रियम्बल में है, तो लगभग करीब 38 से 40 के आसपास मूल्यबोध ऐसे मिलते हैं। उन मूल्यबोधों पर एक तो है आप थ्योरेटिकल प्रोजेक्ट बनाना, मैं थ्योरेटिकल प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा था, आपको सर्वे करना पड़े। आप गांव में जाइए और देखिए कि इन मूल्यों के साथ कितना जुड़ाव किस प्रतिशत में, किस रूप में है, कहानियों के रूप में, संगीत के रूप में, लोक कलाओं के रूप में, लोक नृत्यों के रूप में, फेस्टिवल्स के रूप में, चर्चाओं के रूप में लोग कितना मानते हैं। जैसे एक प्रोजेक्ट हिस्ट्री का मैंने दिया था एक विद्यार्थी को कि इंडस सिविलाइजेशन, सरस्वती सिविलाइजेशन जो है, ये दर्शन का भी विषय है कि इंडस सिविलाइजेशन में जितनी मान्यताएं थी, जो प्रतीक चिन्ह थे हमारे, चाहे स्वस्तिक का था, चाहे पीपल के लीफ का था, चाहे पशुपति का था, वह शाक्त संप्रदाय ट्राइबल इलाके में और गांवों में, इंडो गैंगेटिक प्लेन के गांवों में, उसमें कितनी टैंजिबल कितनी इनटैंजिबल समानताएं और असमानताएं। अगर हम आपसे पूछेंगे एक गांव में चले जाओ बिजनौर के, ठीक है, और वहां पर मुझे सारे जनसंख्या जो भी परिवार हैं सबसे सर्वे करके ये बताओ कि भारत के किस दर्शन को जी रहे हैं वो। हाँ, किसी जगह एक इनको एग्जाम्पल के तौर पर कहा हमने, हर्षदेव से बात कर रहा था ना कि आपसे हम कहेंगे जाके सर्वे करो और देखो कि वो उनकी जो जीवन दर्शन है वो हमारे किस भारतीय दार्शनिक मूल्यबोध से प्रेरित लगता है, प्रभावित लगता है। कठिन है ये सर्वे और कठिन इसका एनालिसिस भी है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। हाँ, इसमें सामान्य रूप से ऐसा तो लगता ही है, सामान्य सत्य को तो सभी जीते हैं, जैसे सभी सत्य बोलें, हिंसा ना करें, हाँ, तो चोरी ना ये करें। निष्कर्ष में लिखना आप, ये निष्कर्ष में लिखना ना। सूक्ष्मता से ऑब्जर्वेशन करना, मतलब किस दर्शन के ज्यादा नजदीक है। जैसे सामान्य रूप से कोई मृत्यु क्यों होती है किसी की, तो तमाम जंजाली से जंजाली आदमी भी, ठीक है, नेगेटिव से नेगेटिव आदमी भी जो महासांसारिक होता है वो भी उस समय आध्यात्मिक दिखता है आपको। ये संसार है, व्यर्थ है, सभी का जाना तय है, ये सब बोलता है ना ये चीजें। तो उस समय जो बोलता है वो कौन सा दर्शन है? मैं एक संकेत दे रहा हूं, किस दर्शन के मूल्यबोध से प्रभावित है वो, उसे मालूम नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है, वो जी रहा है, कुछ क्षण के लिए भले जी रहा है। क्षणिक वैराग्य तो कहते हैं शमशान। इस तरह के छोटी छोटी बातों को वॉच करके, ऑब्जर्व करके प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ भी बना लेंगे शांतर से आसपास कहीं। हाँ, कहीं बना लीजिए, ये अपने सामने कॉलोनी है। बना लीजिए, कहीं बना लीजिए। अच्छा, अब जैसे ऋग्वेद के उन्हीं ऋचाओं को, मंत्रों को सामवेद में संगीतात्मक ढंग से रखने की ऋषियों को क्या आवश्यकता पड़ी? इसी में करिए प्रोजेक्ट में। जब वो मंत्र ऋचाएं आ ही चुकी थी ऋग्वेद में, तो दोबारा इस शैली में लाने की क्या जरूरत थी? प्रोजेक्ट हो गया। तो कोई ऐसा विषय नहीं है जिसमें प्रोजेक्ट ना बन सकता हो। साइंस में तो बहुत आसान है, हिस्ट्री में बहुत आसान है, ज्योग्राफी में बहुत आसान है, इकोनॉमिक्स में तो बहुत ही आसान है।